दोस्तों नमस्कार। सत्ता ने कहा विपक्ष को बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष को चुन चुन कर कटघरे में खड़ा कर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। विपक्ष ने कहा अब सत्ता के साथ कोई समझौता नहीं, सत्ता के किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे नहीं। और इस देश के भीतर में राजनीतिक टकराव का यह चरम अब शुरू हो चला है और अगले 6-7 महीनों के भीतर सत्ता और विपक्ष के इस टकराव के अलग अलग चेहरे जब उभर कर आएंगे तो हो सकता है आप चौंक जाएं, क्योंकि इस दौर में जो धड़कनें टकराव की सुनी जा रही है उसमें खुले तौर पर समूचे गांधी परिवार को न सिर्फ कटघरे में खड़ा करना बल्कि पहली बार हथियारों के व्यापारी संजय भंडारी के केसेस के साथ गांधी परिवार को भी जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। और दूसरी तरफ विपक्ष ये मानकर बैठा है अब नई संसद तो दूर और नीति आयोग की बैठक तो दूर, अब देश को समझाना यह है कि अगर मौजूदा सत्ता में बनी रही तो ना संविधान बचेगा ना लोकतंत्र बचेगा और नई परिस्थिति में यह देश की सत्ता को छोड़ने के लिए तैयार होगी नहीं। तो क्या वाकई एक ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर बनने की शुरुआत हो गई है जिसका मतलब है कि टकराव सिर्फ चरम पर नहीं होगा बल्कि एक दूसरे के खिलाफ संवाद का खत्म होना और नए तरीके से आरोपों का संवाद बनना। और इस परिस्थिति में संघीय ढांचा आपको कहीं नजर आएगा नहीं। इस दौर में ईडी, सीबीआई और आईटी की हरकत कहीं बढ़ी हुई नजर आएगी और उस दायरे में सबसे पहले गांधी परिवार को खड़ा किया जाएगा। क्या वाकई ऐसी स्थिति आ गई है? क्योंकि धड़कन तो सरकार की भी बड़ी है कि जब उसके किसी कार्यक्रम में विपक्ष की भागीदारी होगी नहीं, यहां तक कि जिस नीति आयोग के आश्रय इस देश के विकास का जिक्र और विकसित भारत का जिक्र वो कर रही है और 8 राज्यों के मुख्यमंत्री बायकॉट कर रहे हैं और उसमें से एक मुख्यमंत्री खुले तौर पर यह कहने से नहीं चूक रहा है कि सब कुछ ताक पर इस देश की सत्ता ने रख दिया है, तो इस सत्ता के साथ खड़ा कैसे हुआ जा सकता है जो गैर बीजेपी शासित राज्यों को टिकने ही नहीं देती है, काम करने ही नहीं देती है, उनको पैसा देती ही नहीं है और चाहती है कि हर जगह विपक्ष की सरकार ढहती चली जाए। तो फिर किस नीति आयोग के साथ कौन खड़ा हो? दूसरी परिस्थिति, इस देश के भीतर में आजादी मिली तो संसद के बाहर के सारे रास्ते आम जनता के लिए खुल गए, लेकिन अब सत्ता ने समझा और कल जब नए संसद का उद्घाटन होगा तो सारे रास्ते कल सुबह 5:30 बजे से दिल्ली वासियों के लिए बंद हो जाएंगे। कोई दरवाजा ऐसा नहीं, कोई खिड़की ऐसी नहीं, कोई सड़क ऐसी नहीं जो आपको पहुंचा दे संसद भवन के परिसर तक। सारे रास्ते बंद और यह तकरीबन 10 घंटे तक कल पूरे तरीके से उन इलाकों में आवाजाही बंद जिसका कोई भी रास्ता नए संसद भवन की दिशा तक जाता हो। लेकिन सवाल नया यह है कि कांग्रेस धीरे धीरे पंख फैला रही है, कांग्रेस अपना विस्तार कर रही है और भारतीय राजनीति के भीतर पहली बार इस देश के भीतर यह अनुभव किया जा रहा है कि अगर जिसे हराना है तो फिर जिसे चुनना है उसे भी चुन लेना होगा। और कांग्रेस और विपक्ष दोनों को नए तरीके से देखना समझना होगा और शायद सरकार भी इस बात को समझ रही है और शायद इसीलिए पहली बार अभी तक जो इनकम टैक्स के मामले हुआ करते थे उस इनकम टैक्स की फाइलों को खोला तो जरूर गया, लेकिन ध्यान दीजिए चाहे वो हेराल्ड केस का जिक्र हो या यंग इंडिया केस का जिक्र किया जाए या अलग अलग तरीके से जो भी गांधी परिवार को लेकर इनकम टैक्स से जुड़े हुए मसले हैं उसका जिक्र हो रहा हो और उस दायरे के भीतर में जवाहर भवन ट्रस्ट हो, राजीव गांधी फाउंडेशन हो, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट हो, यंग इंडिया हो, संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट हो, सारे मामलों के साथ अगर यह कहा जाए कि अब ये सारे मामले क्लब किए जा रहे हैं और इनके साथ ही संजय भंडारी का वह मामला भी अब जोड़ा जा रहा है जो कि हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग और किसी तरीके से कहें तो ब्लैक मनी के जरिए हथियारों की तस्करी करना या रक्षा सौदों को लेकर जो खेल किया करता था संजय भंडारी, अब उन केसेस के साथ
गांधी परिवार के मामलों को भी जोड़ा जाए। और हाईकोर्ट ने कल उन तमाम केस को निरस्त कर दिया जिसमें गांधी परिवार की तरफ से यह आवाज उठाई गई कि दरअसल हमारा मामला अलग है। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं, अब तो फेसलेस इनकम टैक्स चलता है और उसमें जो भी आदेश निर्देश होगा उसी रास्ते चलना होगा। तो संजय भंडारी के साथ रॉबर्ट वड्रा का मामला, रॉबर्ट वड्रा के साथ प्रियंका गांधी वड्रा का मामला, प्रियंका गांधी के साथ समूचे गांधी परिवार के इनकम टैक्स को दायरे में लाने का मामला, अब सारी परिस्थितियों को जोड़ा जा रहा है। तो आइए जरा एक एक पन्नों को खोल के समझे कि इस देश के भीतर विपक्ष को चुन चुनकर कैसे राजनीतिक सत्ता न सिर्फ कटघरे में खड़ा करेगी बल्कि उसकी तैयारी अगले 6-7 महीनों के भीतर सबको किस तरीके से बांधने की है। और दूसरी तरफ इस देश के भीतर में गांधी परिवार को लेकर हरकतें नई शुरू हो चली है। टैक्स असेसमेंट 2018-19 का है जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देख रहा था, लेकिन उसको सेंट्रल सर्किल के ऊपर ट्रांसफर कर दिया गया। यह ट्रांसफर क्यों किया गया, इसी को लेकर गांधी परिवार की तरफ से मामला अदालत में पहुंचा था और अदालत ने इसको खारिज कर दिया और कहा कि यह नहीं चलेगा और नए तरीके से इनकम टैक्स के मूल्यांकन का सामान्य मूल्यांकन अब नहीं होगा। अब तो सेंट्रल सर्किट में इसको जब ट्रांसफर किया जा रहा है तो इससे पहले जो भी जांच हुई, जो हमने नाम लिया उसमें यंग इंडिया, हेराल्ड, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, जवाहरलाल ट्रस्ट, सारी चीजों को जोड़ दीजिए, ये सारे मामलों के दस्तावेज एक झटके में सेंट्रल सर्किल के पास चले जाएंगे। और सेंट्रल सर्किल का काम है कि कर चोरी यानी टैक्स की चोरी की जांच करती है, उसकी रोकथाम करती है और सभी सबूत वह अपने पास ले आती है। उसके बाद जांच की प्रक्रिया शुरू होती है। अब यहां पर दूसरा सवाल आता है कि दरअसल हथियारों के सौदागर संजय भंडारी जो भारत छोड़कर लंदन भाग गए और लंदन की अदालतों में उनके एक्स्ट्रेडिशन को लेकर, प्रत्यार्पण को लेकर भी सहमति हो गई। हालांकि इस बीच में अभी भी मामला अदालतों में दोबारा चला गया जो अटका हुआ है। लेकिन संजय भंडारी के साथ रॉबर्ट वड्रा के जो मामले हैं जिसमें संपत्तियों के ट्रांसफर के मामले, उनको पहले राउंड में जोड़ा गया और नए तरीके से ईडी जो फाइल करेगी केस या ईडी जिस दिशा में बढ़ रही है उसमें सीधे सीधे उस पैसे का ट्रांसफर होना या उसके जरिए कहीं ना कहीं रॉबर्ट वड्रा से होते हुए पूरे गांधी परिवार को अब कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए मशक्कत शुरू हो गई है। क्योंकि राजनीतिक तौर पर यह एक इस देश के भीतर में आखिरी लड़ाई है। जैसे ही आप गांधी परिवार को घेरेंगे कांग्रेस डेमोरलाइज होगी, सत्ता जो मानकर चल रही है। कांग्रेस डेमोरलाइज होगी तो फिर विपक्ष पर असर पड़ेगा, विपक्ष पे असर पड़ेगा तो सत्ता के सामने कोई मुश्किल होगी नहीं। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा उस चरम की दिशा में जाता है जहां पर गांधी परिवार कटघरे में खड़ा होगा तो कांग्रेस एग्रेसिव होगी, कांग्रेस एग्रेसिव होगी तो विपक्ष भी साथ में खड़ा होगा और नए तरीके की सियासत इस देश में करवट लेने लगेगी। लेकिन इस दायरे में कानून ताक पर रखा जाएगा या सब कुछ कानून के हिसाब से होगा, यह भी दो अलग अलग लकीरें साथ चल रही है। लेकिन जो आरोप है उस आरोप को समझें कि जो लंदन स्थित जिस फ्लैट को लेकर रॉबर्ट वड्रा के साथ समझौते का जिक्र ईडी की फाइल में है और वाड्रा जो कि लगातार इनकार करते रहे कि उनके संजय भंडारी के साथ कोई संबंध नहीं है, और यही मामले जब कल कोर्ट में गए तो कोर्ट ने कहा कि फेसलेस असेसमेंट कोई मौलिक या निहित कानूनी अधिकार नहीं देता है करदाता को जिसके तहत वो कह सके कि दरअसल इसको बदल दीजिए या हमारे अनुकूल कर दीजिए या हमारे खिलाफ कुछ हो रहा है। तो ऐसे में गांधी परिवार आयकर प्रकोष्ठ के साथ सहयोग करे, इसका जिक्र कर दिया गया और यहीं से वो मामला निकला कि अब जो भगोड़ा रक्षा सौदागर आर्म्स डीलर संजय भंडारी के ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं जिसको सीबीआई और ईडी दोनों देख रही है और उधर इनकम टैक्स का जो मामला है उसमें ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो देख रहा है, इन सारे मामलों को एक साथ जोड़ा जाए। और जो ईडी अपने तौर पर जिन दस्तावेजों को लेकर खड़ी है उसका कहना है कि दरअसल संजय भंडारी के कंट्रोल वाली संस्थाओं ने जो संपत्तियां खरीदी
उसके बाद कथित तौर पर वाड्रा से जुड़ी संस्थाओं में उसको ट्रांसफर कर दिया गया। और नई परिस्थिति जो अपने तौर पर ईडी जांच कर रही है या ईडी की जांच जो निकल कर आएगी, उसमें रॉबर्ट वड्रा का मतलब उनके पूरे परिवार को लेकर आना है। परिवार का मतलब यहां प्रियंका गांधी वड्रा भी हो सकता है। और अगर ऐसी परिस्थिति है तो फिर राहुल और सोनिया भी उस दायरे से कैसे हटेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स 2018-19 का जो रीअसेसमेंट की दिशा में जा रहा है, तो उस खर्च और उस पूरे परिस्थिति को नए सिरे से टटोलने का जिक्र है। और जब इस देश के भीतर में विपक्ष खुले तौर पर आरोप लगा चुका है कि ईडी हो, आईटी हो या सीबीआई हो, उसकी सक्रियता ही नजर आती है राजनीतिक सत्ता का हित साधने के लिए, तो और अब कांग्रेस के भीतर से कौन इनकार करेगा कि दरअसल ऐसी परिस्थिति अगर बन सकती है या बन रही है, तो ऐसा कौन कहेगा कि नहीं बनेगी या नहीं बन सकती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो सवाल था, उस सवाल में यह था कि क्या भंडारी वाड्रा केस जोड़ा जा रहा है? जवाब था कि दोनों ही मामलों में टैक्स चोरी है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। तो फिर रॉबर्ट वड्रा के ऊपर 2014 में जो कथित भूमि सौदों की जांच के दायरे का जिक्र हो रहा था, गुड़गांव और राजस्थान, इन दोनों को लेकर, और उसके बाद 2016 में जब संजय भंडारी के साथ रिश्तों का जिक्र और संपत्तियों के ट्रांसफर का जिक्र था, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि ईडी नए केस के ऐसी तैयारी में है जिसमें यह पूरा का पूरा मामला एक साथ जुड़ता चला जाए। इस मामले की एक और परत को खोले उससे पहले एक दूसरी परिस्थिति समझने की कोशिश कीजिए। इतना तीखा हमला अगर इस देश के भीतर में कानूनी तौर पर हो रहा है, तो इसका एक दूसरा हिस्सा है। जब आज नीति आयोग की बैठक हुई तो उसमें 8 राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं थे। पंजाब के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी भगवंत मान नहीं, अरविंद केजरीवाल नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर नहीं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन नहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं, केरल के मुख्यमंत्री विजयन नहीं। और सभी ने अपने अपने तौर पर जो संकेत दिए, उसका मतलब बहुत साफ था कि नीति आयोग की इस बैठक का या ऐसी बैठकों का कोई मतलब नहीं है जहां पर गैर बीजेपी शासित राज्यों को लेकर केंद्र सरकार का रुख सिर्फ सत्ता को डिगाना होता है, जो राज्य सरकार में जनता ने चुनकर बनाया है। तो नीति आयोग किसी भी रूप में केंद्रीय सत्ता के हक में ही सारे काम करता है, तो ऐसी बैठकों में क्या जाए। एक कदम केजरीवाल ने और आगे बढ़ाया और उन्होंने 4-5 बड़ी बातों का जिक्र कर दिया जिस पर विपक्ष ने ठप्पा लगा दिया। बहुत साफ तौर पर कहा गया कि संवैधानिक मानदंडों और लोकतांत्रिक सिद्धांत खुलेआम ताक पर रखकर अवहेलना की जा रही है। 8 राज्यों के मुख्यमंत्री की एक पूर्ण सहमति इस बात को लेकर, क्योंकि वह केजरीवाल के साथ एक एक करके खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस ने अभी सहमति नहीं दी है, लेकिन लड़ाई आखिरी लड़ाई जा रही है। तो संघीय या सहकारी संघवाद, इसको एक मजाक में बदल दिया गया है, इसको एक जोक में तब्दील कर दिया गया है। और यह पत्र केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को कहकर भेजा कि आपने कैसे संवैधानिक मानदंडों का खुलेआम अवहेलना की है, लोकतांत्रिक सिद्धांत को ताक पर रखा है, सहकारी संघवाद को जोक में तब्दील कर दिया है और गैर बीजेपी शासित राज्यों को खुले तौर पर काम करने देते ही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश दे दे तो उसकी भी अवहेलना करने से आप चूकते नहीं हैं। तो गैर बीजेपी शासित सरकारों को गिराने के लिए जो आपकी पूरी पहल होती है, उसमें पहल के तौर तरीके विधायकों की खरीद फरोख्त, और विधायक अगर बिका नहीं तो फिर ईडी और सीबीआई का खौफ पैदा करते हैं। और अगर ये तमाम परिस्थितियां ना हो तो पूरी की पूरी सरकार दायरे में खड़ा करके गैर बीजेपी शासित राज्यों को हर तरीके से और संवैधानिक मानदंडों को खारिज करते हुए, जैसे महाराष्ट्र में किया गया, राज्यपाल तक औजार और हथियार बन गए, इन परिस्थिति में किया गया। अंदरूनी तौर पर माना यह जा रहा है कि विपक्ष अगर समूचा एकजुट इस आधार पर है कि केंद्र सरकार यानी मोदी सत्ता मौजूदा वक्त में गैर बीजेपी शासित राज्यों को ध्वस्त करने पर लगी है, तो उसके आगे की सोच पहली बार निकल कर आ रही है कि क्या ऐसी स्थिति बन सकती है जहां पर 2024 के चुनाव में विपक्ष जिन बातों को कह रहा है उसका परसेप्शन पूरे देश में समा जाए।
तो क्यों नहीं देश में यह परसेप्शन बने या विपक्ष खड़ा होकर इन बातों का जिक्र शुरू करे, जैसे उसने नई लोकसभा की इमारत को लेकर, नई संसद की इमारत को लेकर जो बायकॉट किया है और जिस तरीके से नीति आयोग की बैठकों का बायकॉट किया जा रहा है। इस परसेप्शन को आगे बनने देना और कांग्रेस को लेकर इस देश के भीतर में जो परसेप्शन सोशल बेस के आश्रय ही खड़ा हो रहा है, जहां पर उसका पुराना वोट बैंक इसलिए लौट रहा है क्योंकि कांग्रेस ने अपने आप को एक ऐसी छतरी में तब्दील कर दिया है जिस छतरी के तहत समूचा विपक्ष आकर खड़ा हो जाए। यह परिस्थिति सत्ता को डराने लगी है और सत्ता के भीतर एक छटपटाहट है और शायद इसीलिए पहली बार किसी इनकम टैक्स के मुकदमे को दूसरे मुकदमे से इंटैक्ट कर कर जोड़कर नई परिस्थिति में ईडी भी जांच करने को तैयार और आईटी भी जांच करने को तैयार और हाई कोर्ट का कानूनी दायरे को बताते हुए अपने पैर पीछे खींच लेना। क्या कुछ होगा या क्या ईडी किस दिशा में बढ़ रही है, जो नए केसेस की दिशा में बढ़ रही है, उससे पहले तीन बातें और समझ लीजिए। सत्ता को इस बात का डर है कि अगर कांग्रेस वाकई छतरी में तब्दील हो गई, लेफ्ट कल तक जिन किसान मजदूरों का जिक्र करता था उसको अपने हिस्से में समेट लिया राहुल गांधी ने पूरे तरीके से। जिसका जिक्र मायावती किया करती थी कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, इसको भी समेट लिया कांग्रेस ने अपने हिस्से में। और वह भी कहने लगी सही बात है, जिसकी जितनी पॉपुलेशन है उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। और तीसरी परिस्थिति थी जो ओबीसी को लेकर खेल बीजेपी खेल रही थी, उसको भी अपने तौर पर कांग्रेस ने अपने साथ ले लिया। तो सवाल दलितों का हो, सवाल इस देश के भीतर में ओबीसी का हो, सवाल इस देश में जो लेफ्ट की सोच थी किसान मजदूर की, और चौथी सोच जो केजरीवाल के मॉडल की थी जिसमें मुफ्त बिजली और पैसा देने का जिक्र और जिन बातों का जिक्र वह दिल्ली से करते हुए पंजाब तक पहुंचे, कांग्रेस ने उसे भी कर्नाटक में आत्मसात करके बताया कि दरअसल हम तो उस सात रंग में हैं, जिस छतरी को आप घुमाइएगा तो उसके बाद उसका रंग आपको सफेद ही नजर आएगा। और इस छतरी के तले आपको तमाम जो राजनीतिक दल हैं, इसके जो भी मॉडल्स हैं या इन्होंने जिसमें काम किया है, सबको कांग्रेस आत्मसात करने की दिशा में बढ़ चुकी है। तो सोशल बेस एक झटके के भीतर में सिमटने लगा या सिकुड़ने लगा या सब एकजुट होने लगे। कांग्रेस के लिए यह एक अनुकूल परिस्थिति है और कांग्रेस इस बात को बाखूबी समझ रही है। इसीलिए उसने केजरीवाल को बैठक को लेकर कोई हरी झंडी नहीं दी है कि हम आपके साथ खड़े होंगे। उसे पता है कि आने वाले वक्त में केजरीवाल की परिस्थिति भी नाजुक होगी। तो क्या ऐसी स्थिति भी है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में यानी अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जब मुस्लिम वोट बैंक वहां से निकलकर कांग्रेस के साथ जाकर खड़ा होने को तैयार है, तो इनके सामने भी मुश्किल है। और अगर मुश्किल है तो इनके पास भी कांग्रेस के अलावे कोई विकल्प नहीं है। दरअसल यही वो नब्ज है जो देश के भीतर समूचे विपक्ष को कांग्रेस की दिशा में ले जाने को मजबूर कर रही है, क्योंकि शरद पवार की बोली बदल गई, ममता बनर्जी की बोली बदल गई, और इन परिस्थिति में केसीआर भी अब संभल संभल के बोल रहे हैं। ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि सत्ता अब इस नब्ज को पकड़ना चाहती है जहां पर गांधी परिवार को ही उस कटघरे में लाकर खड़ा किया जाए जहां यह कानूनी पचड़ों में फंस जाए। और कानूनी पचड़ों में फंसने का मतलब है कि आप उस पूरी प्रक्रिया के भीतर 2024 के चुनाव से हटकर दूसरी दिशा में ध्यान लगाने लग जाएं। तो क्या वाकई ऐसी स्थिति आ गई है? क्योंकि जो नई फाइल या नई केसेस तैयार होने की बात है उसमें बहुत साफ तौर पर तीन मामले हैं। एक मामला पहला तो मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स की चोरी को लेकर है। दूसरा मामला जो अपने तौर पर हथियारों के सौदागर के तौर पर जो भंडारी के खिलाफ मामला चल रहा था, संजय भंडारी को लेकर, और उसको रॉबर्ट वड्रा से जो जोड़ा गया और रॉबर्ट वड्रा के जरिए गांधी परिवार को जोड़ा गया। हालांकि अपने तौर पर कांग्रेस की तरफ से बहुत साफ कहा गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी, ईडी को भी और कोर्ट में भी कहा गया कि दरअसल रॉबर्ट वड्रा का बिजनेस और पार्टी की अगुवाई करते हुए गांधी परिवार के नेताओं को, दोनों को एक साथ नहीं देखा जा सकता है। लेकिन जब लड़ाई चरम पर हो, टकराव चरम पर हो और सामने सत्ता आने या जाने की परिस्थिति में खड़ी हो रही हो, तो क्या होगा? तो होगा यह कि ईडी अपने कंट्रोल वाली परिस्थितियों के जरिए अब जो केस की दिशा में बढ़ रही है उसमें
गांधी परिवार के इनकम टैक्स से आगे जो मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी का केस जो जोड़ा गया संजय भंडारी के साथ, और जो संजय भंडारी के खिलाफ जो पूरी कार्रवाई लंदन और दुबई की संपत्तियों की कथित खरीद को लेकर की गई थी, उसको रॉबर्ट वड्रा के साथ जोड़ना, यानी ध्यान दीजिए तो 2014 में भी रॉबर्ट वड्रा का नाम कई चीजों में निकल कर आया, लेकिन 2014 से 2023 तक गिरफ्तारी नहीं की गई, तमाम मामलों में गिरफ्तारी नहीं हुई। तो इसका मैसेज है कि दरअसल यह एक आरोप प्रत्यारोप कानूनी प्रक्रिया और संस्थानों के जरिए एक ऐसी परिस्थिति को अब डेवलप करने की बात शुरू हो गई है जहां पर चुनावी दौर में मैसेज यह जाए कि किस तरीके से समूचा विपक्ष करप्शन में जुटा हुआ है। यह एक बिल्कुल नई परिस्थिति है भारत की राजनीति के भीतर, जहां पर समूचे विपक्ष को आप बांध दीजिए, क्योंकि अगर कांग्रेस के इस टैक्स का मसले को संजय भंडारी के साथ जोड़ा जा रहा है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के टैक्स के मसले को भी बिल्कुल खारिज कर दिया गया हाईकोर्ट के जरिए, और वह भी यह मामला नए तरीके से सुना जाएगा। यानी सत्येंद्र जैन उसके ग्राउंड जीरो पर थे, जिसका जिक्र ईडी ने अपनी फाइल में किया हुआ है, तो अब उन पर नए तरीके से टैक्स के मामले में दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी या सत्येंद्र जैन को लेकर नए तरीके से केसों की शुरुआत होगी। यह भी बहुत साफ तौर पर ईडी, सीबीआई और आईटी की फाइलों में दर्ज नजर आने लगा है। तीसरी परिस्थिति यह है कि जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र हो रहा है और दूसरी हर उस जगह पर जहां पर मौजूदा सत्ता को लगता है कि उसको नुकसान होगा, तो उसमें अगला दायरा महाराष्ट्र का आता है, जिस दायरे में जाहिर तौर पर पवार का परिवार हो या ठाकरे का परिवार हो, इन दोनों को उस दायरे में लाने की तैयारी की सक्रियता भी इस दौर में तेज हो चली है, क्योंकि यह आर पार की लड़ाई है। और आर पार की लड़ाई का मतलब अगर विपक्ष भी अपने तौर पर कमर कस चुकी है, तो फिर आगे क्या क्या होगा कोई नहीं कह सकता है। लेकिन इतना कहा जा सकता है, पहली बार एक ऐसी लड़ाई भारत की राजनीति के लिए या सत्ता के मद्देनजर लड़ी जा रही है जिसमें कानून और जांच एजेंसियां और इस देश के नौकरशाह और इस देश के भीतर के तमाम कानूनों के मद्देनजर उसकी व्याख्या सब कुछ राजनीतिक तौर पर किया तो नहीं जाएगा। इस सवाल का जवाब तभी दिया जा सकता है जब इस देश की अदालतों के जरिए फैसले आने लगे। लेकिन बहुत मामलों से अदालतों ने पैर पीछे खींच लिए और अपने तौर पर जांच एजेंसियों ने हर केस को हर उस दूसरे केस के साथ क्लब करने की शुरुआत कर दी, जहां पर करप्शन के दायरे में विपक्ष को कैसे खड़ा किया जा सके। और आखिरी बात, जब लड़ाई आखिरी लड़ी जाती है तो जनता के बीच भी मैसेज बढ़ा दिया जाता है। और शायद इसीलिए कल जब नई संसद का उद्घाटन होगा, तो पहली बार इस देश की जो लगभग 13 सड़कें हैं, सुबह 5:30 बजे से आम जनता के लिए बंद हो जाएगी। वह जनपथ हो, वह अकबर रोड हो, वह गोल में थी गोल चक्कर हो, वह 3 मूर्ति का गोल चक्कर हो, मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड हो, ताल कटोरा का सड़क हो जो गोल चक्कर के साथ है, बाबा खड़क सिंह मार्ग हो या अशोक रोड हो, किसी भी सड़क पे आप 10 घंटे तक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मूवमेंट वहां पर सत्ता के हो रहे हैं। और इस देश का लोकतंत्र उस इमारत के भीतर कैद है जिसके बाहर सड़क पर कौन कौन है, कानून से खिलवाड़ कौन कर रहा है, और इस देश के भीतर में सियासत कैसे उफान पर है, सब कुछ बंद मुट्ठी में है। और मुट्ठी फिलहाल उस सत्ता के पास है जिसे घबराहट है सत्ता कहीं चली ना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।